सदन की स्पीकर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे अभी इलेक्शन को लेकर के। हमें पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनसे ये जानकारी मिल रही है कि पार्लियामेंट का चुनाव है, क्योंकि ही इज अ फिट फॉर पार्लियामेंट, एमपी का चुनाव। आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मैं अभी पार्टी आपकी 225 टिकटें बांट रही है इस बार, 200 टिकटें नहीं बांट। मैं अभी जी किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी को मैंने यही कहा है। अच्छा चलिए, अब हम आपसे सिर्फ वो बात करना चाहते हैं जो आपके क्षेत्र से संबंधित है। आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम कराए, जो भी मूलभूत आवश्यकता लोगों की होती वो सब काम कराए। आप क्या मानते हैं, जो वायदे आपने किए थे पिछले चुनाव वो सब पूरे कर दिए आपने? जी, मैंने सबसे पहला वादा ये किया था कि किशनपोल क्षेत्र में पानी की समस्या है और शहर में नीचे की मंजिल में पानी नहीं आता है और दूर पानी आता है, मैं ऊपर की मंजिल पानी पहुंचाऊंगा। और ये वादा मैंने पूरा किया है और मुझे इस बात का फक्र है कि जयपुर शहर में किशनपोल क्षेत्र में पानी की बाई एंड लार्ज कोई समस्या नहीं है। किशनपोल क्षेत्र के कुछ इलाकों में जहाँ जहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, खास करके वो कच्ची बस्तियों की तरफ की समस्या है या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हमेशा कंप्लेंट नहीं, पानी की समस्या नहीं है। पानी की समस्या नहीं। दूसरी समस्या उन इलाकों में आती है सफाई की, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। इस बारे में आपने कुछ किया वहाँ? सीवर लाइन की समस्या है, सीवर लाइन की सफाई की समस्या है, बहुत ज्यादा, और कचरे की समस्या है। ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही कंजेस्टेड क्षेत्र है, बिल्कुल सकड़ी गलियां हैं और लोग पार्किंग कर देते हैं और बहुत सारे लोग अतिक्रमण करते हैं, जिसके कारण सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। सफाई कर्मचारी भी कम है और नगर निगम का जो सिस्टम है वो बहुत कमजोर पड़ चुका। और मुझे यहाँ कहते हुए कोई तकलीफ भी नहीं है कि गलियों की, गंदी गलियों की सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मेयर ने 3 साल तक अटकाए रखा, जनता को नर्क में डाले रखा और उनका सीवर लाइन का पानी ऊपर तक रसोई तक पहुंचा था। हमने इसके लिए आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, धरने किए, क्या हो गया? इतना बड़ा प्रॉपर्टी कनेक्शन का काम था, उसको रोके रखा हमने। हमारे जो बीजेपी का राज था उसमें गंदी गलियों को सफाई कर दी थी, उनको सीमेंटेड जालियां बना दी थी और उनको सीवर लाइन जोड़ दिया था। उसका मेंटेनेंस का काम भी दिया था, लेकिन इन्होंने आते ही उसको रोक दिया। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए? अगर सफाई मान लीजिए नगर निगम फेल हो जाता है तो लोग तो नरक में नहीं रहेंगे। नहीं, ये प्राइमरी जिम्मेदारी नगर निगम की है। देखिए 3 तरह से इलेक्शन होता है जी, एक पार्लियामेंट का, एक एमएलए का, विधानसभा का और एक नगर निगम का, इसमें पार्षद बनते हैं। सफाई का काम उनका है। सफाई बेसिक जिम्मेदारी सफाई की नगर निगम की है और पार्षदों को, मेयर को इस बात को समझना चाहिए बिल्कुल कि भाई सबसे पहला जिम्मेदारी, अगर सफाई नहीं हो तो नगर निगम फेल है। उसके अलावा काम भी क्या है? ठीक है, एमएलए और एमपी गलत है। लोग जनता सोचती है हमने आपको वोट दिया, अरे भाई वोट दिया आपने 3 तरह से वोट दिया है। आपने पार्लियामेंट का वोट भी दिया है, आपने असेंबली का वोट भी दिया है, आपने स्थानीय निकाय में जो काम होते हैं उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है जी। हम अपने किसी हॉस्पिटल की समस्या हो, एजुकेशन की समस्या हो, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, कहीं वैट इत्यादि की समस्या हो, कोई और समस्या हो, उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहरे। लेकिन सफाई के लिए आप सीधे मैं कहता हूं कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूरा नहीं किया। रात को सफाई हो सकती है। सफाई के लिए कंटेनर, छोटे कंटेनर लगाए थे हमने गलियों में, बिल्कुल घर से कचरा उठाने का अभियान चलाया जब मैं था। और आज वो लोग कई शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को खत्म करके और साधन उपलब्ध नहीं कराए तो क्या करें? शहर के अंदर जितनी किशनपोल की आबादी है उससे 3 गुना आबादी शहर में दिन में हो जाती है। बिल्कुल, बाहर से बहुत लोग आते हैं परचेजिंग करने, होलसेल मार्केट है और सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। आप प्रॉब्लम यह आपने कह तो दिया कि 3 चरणों में आपने चुनाव में वोट दिए, हर चरण अपने इलाकों में अलग अलग तरह से अकाउंटेबल है, ये कहना चाहता है। लेकिन संयोग से पहला चुनाव विधानसभा का हो रहा है और एंटी इनकम्बेंसी, जो लोगों में असंतोष जो पैदा होता है वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर होता है। इसको फेस चूंकि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा।
नगर निगम का चुनाव बाद में है, पार्लियामेंट का चुनाव उससे पहले है। तो चूंकि पहला चुनाव आप फेस करेंगे इस असंतोष के दौर में, तो कैसे समझाएंगे मतदाताओं को? मैं समझ रहा हूँ, पानी की समस्या मुझे बताइए, हॉस्पिटल की समस्या मुझे बताइए, किसी और प्रकार एजुकेशन की समस्या मुझे बताइए, और कोई किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जो सफाई की बात है उसके लिए हम धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम सरकार को कह सकते हैं। और अभी दिवाली का मौका है, आज भी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करके आया हूँ, भाई आप ये दिवाली के मौके पर गंदी गलियों की सफाई करवाइए, क्योंकि बहुत बड़ा त्योहार है, दशहरा चल रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी है। जैन समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, और जैन समाज के लोग मंदिर में जाते हैं तो गंदगी रहती है, सीवर लाइन जाम रहती है, तो इसके लिए आप व्यवस्था बैठाइए। तो आपने ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं की कि सीवर लाइन, फ्रेश सीवर लाइन उन इलाकों में डल जाए जहां पर कि ओवरफ्लो हो रहा है, जो इस तरह के। देखिए, ये पहला है काम मेंटेनेंस का जी। मेंटेनेंस अगर हो जाती है सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से, नालियां साफ हो जाएं, गलियां साफ हो जाएं, तो उसके बाद फिर दिक्कत 5-7% की 10% है। अब आपने पूरी सफाई नहीं करी, आपने जिम्मेदारी नहीं दी, तो फिर कैसे काम होगा? चलिए मोहल्ला जी, आपके इलाके में व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है, और व्यापारी वर्ग को एक शिकायत वैट को लेकर के है, खास करके इन दिनों जो राजस्थान में जो जैसे पेट्रोल की मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, तो पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रहती है, सरकार को तो फायदा हो जाता है, कंज्यूमर को नुकसान होता रहता है, व्यापारियों को यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए वैट में बोने वाला, तमाम तरह की शिकायतें आपके थ्रू गवर्नमेंट तक पहुँचती है, उसका कोई समाधान निकला क्या? देखिए, ऐसा है, वैट को लेकर के हमारी वसुंधरा जी की सरकार में हमने एक कमेटी बनाई थी, और जो भी व्यापारिक संगठनों के जो भी प्रस्ताव आए थे, उन सभी प्रस्तावों को हमने करीब माना था, और उनकी पूर्ण सहमति के बाद ही वैट लागू किया था जी। और मुझे नहीं लगता है कि वैट के कारण कोई बहुत ज्यादा समस्या अब नहीं। मुझे मुझसे हमेशा कहता रेडीमेड और कपड़े के व्यापारी हमेशा कहते हैं कि लेकिन दिक्कतें आती रहती है। मुझे कोई ऐसा जाता है जिस तरह का रिफॉर्म वसुंधरा गवर्नमेंट में हुआ, उस तरह का रिफॉर्म स्टेप नहीं उठाए इस गवर्नमेंट ने। ये नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने ही पहले ही सारी समस्याओं के सारे व्यापार बातचीत करके और उन्हीं के हिसाब से, नहीं तो वैट लगाने के लिए तो बहुत बड़े आंदोलन होते विरोध में, लेकिन राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं हुआ, और वहाँ आराम से सब व्यापारी से बातचीत करके चलिए इस जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें जयपुर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है जिसको आप फोर्सी कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर निर्णायक मुकाबला होगा? देखिए, ऐसा है, मैं एक मुद्दा है मेरा, और वो मुद्दा ये है कि आपने मेट्रो ला दी, आपने घाटी बोनी ला दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, बड़े बड़े वादे कर रहे हो आप, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जयपुर शहर की सड़कों पर जब आदमी चलता है तो नीचे खड्डे नजर आते हैं, बहुत बड़े ऊपर बंदर नजर आते हैं, सामने सुअर नजर आते हैं, और पीछे कुत्ते भौंकते हैं। कुछ भी कर दिया, लेकिन ये छोटी मोटी समस्या जो जनता की समस्या है असली, गहलोत साहब को मैंने कहा है, विधानसभा में भी कहा है, और कई स्थानों पर मैं जब भी भाग लेता हूँ कहता हूँ ये क्या हो रहा है, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों समझते हो? जनता इन छोटे छोटे कामों के कारण परेशान है। पर जनता मेट्रो, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा इलेक्शन इशू रहेगा। अच्छा, कि आपने ये कहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ दी, लोगों ने जोड़ दी, और जोड़ने के बावजूद भी आज आपने व्यवस्था की दवाइयों की, 8-8 घंटे दवाइयों की लाइन में लगता है, डॉक्टर को दिखाने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, वो गरीब मरीज बेचारा दिखाने के लिए जाएगा। उसमें गहलोत सरकार क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था कीजिए, वहाँ रिसेप्शनिस्ट की व्यवस्था कीजिए, वहाँ कंप्यूटर की व्यवस्था कीजिए, ताकि लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़े। आज डॉक्टर के पास बेचारे मरीज तो वहाँ एक्सरे कराने जाएगा, या कोई डॉक्टर को दिखाने जाएगा, या दवाई लेने जाएगा, तो 2-3, 4 घंटे की लाइन लगेगी हर स्टेज पर। पहले रजिस्ट्रेशन की लाइन, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ लाइन, उसके बाद फिर एक्सरे के यहाँ लाइन, उसके बाद फिर वो कोई दवाई लेने जाएगा तो उसके लिए आप बीजेपी के दो दिन तक उसको परेशान रहना पड़ता। आप बीजेपी के नेताओं को निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच का डर क्यों लगता है? देखिए, हमने वसुंधरा जी के राज में एक अच्छी व्यवस्था की थी। हमने जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को बढ़ावा दिया था, और उसमें ये कहा था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी अस्पताल में न जाए, अगर वो प्राइवेट में जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा 30,000 रुपए तक का। ये योजना थी हमारी, लेकिन इस सरकार ने फेल कर दी उस योजना को, क्योंकि हमारी योजना को लागू नहीं करते हैं। सरकारी अस्पताल में चक्कर क्यों लगाए? हमने अटल जी ने योजना बनाई थी नदियों के जोड़ने की, गवर्नमेंट ने फेल कर दी।
नहीं, वो तो अशोक गहलोत थोड़ी फेल करते हैं। मैं कह रहा हूँ कड़ी से कड़ी जुड़ी ना, हाँ। कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। पॉलिसीज की बात आप जो कर रहे हो, तो पॉलिसीज की बात में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश में किस प्रकार की पॉलिसी हम लागू करें ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। जयपुर में मेट्रो, घाट की गुनी या दूसरे जो और जो डेवलपमेंट के काम हुए, उससे बीजेपी को कितना डेंट करेगी, कांग्रेस कितना डेंट करेगी? कुछ नहीं है, आम जनता की समस्या का समाधान हो ही नहीं ना। अरे मेट्रो नहीं, उसमें क्या होगा? तो मेट्रो जो लाए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जयपुर शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी की जनता है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। अच्छा, 100%। छोटी छोटी समस्याएं जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह, ये क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये दवा स्कीम जो है ये तो बहुत बेनिफिशियरी है। अब आप जाके देखिए वहां लोग कितने परेशान होते हैं। गरीब आदमी जो 100 रुपया कमाता है वो दवाई के लिए दिन भर अगर अपना 100 रुपया खर्च करके वहाँ कमाई न करके वहां लाइन में लगा देगा तो दवाई न लेने बेटर है। पर दिल पे हाथ रख के बताइए, कांग्रेस ने मुफ्त जांच और मुफ्त दवा जो किया बुरा थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ उसका सिस्टम ठीक नहीं है। स्कीम ठीक है, स्कीम ठीक होने के बावजूद सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम को अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम हर गवर्नमेंट लाती है, कोई भी योजना लाती है, उसको सिस्टमिक ढंग से काम करवाने की जिम्मेदारी ये प्रशासनिक अधिकारियों की है, चीफ मिनिस्टर की है, मेयर की है। अब तो प्रॉब्लम क्या है कि योजना की लेते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, उनका अंकुश नहीं है। ये पेंशन और अभी लेके आए अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी विद इन 2 days 3 days 7 days, ये विधानसभा में लिया है, कबूल से बना दिया। हो रही है क्या? अच्छा, नहीं हो रही है। सफाई के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए इन्होंने सब कुछ करा दिया। ये फाइल के में खिसक जाएगी, ये फाइल के में खिसक जाएगी, ये फाइल के कहाँ हुआ? कुछ नहीं है। कल कानून बनाने से और केवल ये चीज करने के हमने ये योजना ला दी, ये योजना ला दी, उससे जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जनता की समस्याओं का समाधान तब होता है जब आप आम जनता में वहां जाके देखें कि इनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, तो उसके लिए नियम और प्रक्रिया तय करके उस समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश दें। फूड सिक्योरिटी और पेंशन, ये 2 योजनाएं हैं जिस पर कांग्रेस अपने इलेक्शन का पूरा दारोमदार रखती है कि इसी पर इलेक्शन में लड़ी। इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ। स्कीम तो अच्छी है, फूड स्कीम अच्छी है और फूड सिक्योरिटी के बिल का हमने समर्थन किया है, इसलिए फूड सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि फूड सिक्योरिटी तो आपने दे दी, लेकिन गैस को महंगा कर दिया, पकाई काय पे आलू प्याज महंगा कर दिया, सब्जी क्या खाएंगे, और बाकी घी तेल ये सब महंगे हैं। आपने केवल अनाज दिया ना, और पिसाई फिर करना जाएगा ना उसको, सफाई पिसाई, ये आप इन सब चीजों का पक्ष आपने देख रहे हो। गैस महंगी, तेल महंगा, घी महंगा। कांग्रेस तो कहती है कि हम इसी फूड सिक्योरिटी और पेंशन पर चुनाव जीत जाएंगे। मुंगेरी लाल के सपने। चलिए मोहनलाल जी, अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किशनपुर की जनता को आपको इसी क्षण इस कैमरे से एड्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? भाइयों और बहनों, मैंने वादा किया था चुनाव में पानी की समस्या का समाधान करने का, वो मैंने पूरा किया है। विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सतत संपर्क बनाए रखा है। उसी के साथ साथ मेडिकल कैंप लगाए हैं जिसमें करीब 1000-1500 लोगों का मैंने फ्री ऑपरेशन दवाइयां दी हैं। हार्ट के और पैरों के जोड़ के और इनके आंखों के ये सब ऑपरेशन फ्री करवाए हैं। उसी के साथ साथ चश्मे भी दिए, क्रिकेट के मैच कराए हैं, चश्मे भी दिए हैं। और जो भी गरीब व्यक्ति मेरे पास आया उसकी मैंने पूरी सहायता करने का प्रयास किया है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और उसी के साथ साथ जो भी मेरे पास व्यक्ति आया या जो उसने मैंने उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है। चलिए मोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं जाइए मत। आज बस इतना ही। देखते रहिए BTV न्यूज, खबर जिंदगी।